बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 133 हमने उसका पैसा गिनकर उसे वापस कर दिया था और हम उसके दुश्मन भी नहीं थे, लेकिन जो कुछ उसकी नज़रों के सामने हो रहा था वो उसको दहशत ज़दा कर रहा था। उसका आसान इलाज ये था कि आंखें और कान सब बंद कर लिए जाए और एहसास को ख़त्म कर दिया जाए। फिर होश पर आने पर या तो सब खैरियत होगी या होश आएगा ही नहीं। आँख खुलेगी तो मालूम होगा योमई साहब आ गया। तवील जिस्मानी अजियत बर्दाश्त करने के बावजूद ड्राइवर भूख, प्यास, थकन या दर्द के एहसास से बेनियाज था। जिंदगी का यकीन ख़त्म हो जाने के बाद जिस्म की मादी ज़रूरियात भी ख़त्म हो गई थी और इन हालात में उसे झूठ बोलने की ज़रूरत भी ना थी। फिर भी मैंने उसे जद में रखा और मोहसिन के पास बैठ के उससे मशवरा किया। कुछ देर बाद मोहसिन बाहर आ गया और गाड़ी में से वो क्रेट उठा लाया जो हमने ट्रक में से उतारा था। फिर वो उसे खोलने के लिए कुछ तलाश करने निकला। तुम्हें मालूम है हम कौन है? मैंने ड्राइवर से कहा। उसने नफ़ी में सर हिलाया जैसे उसे ये बात मालूम ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहसिन एक जंग खूरदा सरिये का टुकड़ा लिए नमूदार हुआ जो 2 फुट लंबा था। हम तुम्हारे नहीं उनके दुश्मन हैं जिनकी खातिर तुम अब तक गलत काम करते रहे हो। मैंने सोच के कहा, मगर ना हम एक्साइज वाले हैं और ना पुलिस वाले। ड्राइवर ने एक नज़र मेरी पुलिस की वर्दी पर डाली। हमने वो ट्रक तबाह कर दिया है जो तुम और रहमत कबाड़ी लेकर रवाना हुए थे। मोहसिन ने उसे मुतला किया। बस ये नमूना बचा है। मैंने उसे सरिये की मदद से क्रेट पर जोर आजमाई करते देखा। हमारे आइंदा प्रोग्राम में उन सब को तबाह करना शामिल है जो रहमत और गामे माची के साथी हैं। उससे ऊपर भी बहुत से लोग हैं, लेकिन तुम भी इस नमूने की तरह बच सकते हो क्योंकि तुम महज आलाकार थे और तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुमको उनके असल धंधे का इल्म नहीं था, वरना तुम उनका साथ ना देते, कहीं और ड्राइवर की नौकरी कर लेते। फिर तुम फंस गए और तुम्हारा निकलना मुश्किल हो गया, है ना यही बात? ड्राइवर ने इकरार में सर हिलाया। उसी वक्त मोहसिन ने क्रेट के गिर्द लिपटी हुई पट्टी तोड़ने में कामयाबी हासिल की। अब ऊपर के तख्ते खोलने का मरहला दरपेश था जो ज्यादा मुश्किल था। हमारे पास कोई तेज धार वाली या नोकीली चीज नहीं थी जिसे तख्तों की दर्द में फंसा के जोर लगाने से तख्ता उठ जाता। ये मसला मोहसिन खान ने इस तरह हल किया कि बाहर से एक भारी पत्थर ला के क्रेट के कोने पर जरब लगाई। तख्ते का कोना टूट गया और लकड़ी की एक छोटी सी मुसल्लस अलग हो गई। इससे क्रेट में इतना बड़ा सुराख बन गया कि आधा इंच मोटाई का सरिया अंदर डाला जा सके। मोहसिन ने सरिया दाखिल करके लीवर बना लिया और नीचे जोर लगाया। नीचे के तख्ते में पेवूस कीलो ने मुजाहमत की और तख्ता चिरचिराया, लेकिन बिलाकर ऊपर उठ गया। उसके बाद काम आसान हो गया। मोहसिन सरिये को आगे खिसका के जोर लगाता गया। ऊपर नीचे के तख्तों में जुड़ी हुई कीलें निकलने लगी। अचानक मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। अब शायर आज का वक्त आ गया था। मीर वजीर एंड कंपनी के जायज कारोबार की आड़ में कौन सा नाजायज कारोबार चल रहा था, ये जानने के लिए मैंने कितनी नाकाम और पुरअज़ियत जिद्दोजहद की थी। मेरा साथ देने वालों ने कितनी सजा पाई थी और कितनी कुर्बानी दी थी। वजीर खान ने ईमानदारी और मेहनत को उसूल बना के वजीर खान इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी थी। फिर बेईमान और बेजमीर लोग उसके साथी बन गए जिन्होंने उसे MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया। उसके नाम से नाजायज फ़ायदा उठाते हुए गैर कानूनी कारोबार शुरू किया। लाखों कमाए, मगर वजीर खान को ईमानदारी और असूल परस्ती पर कायम रहने के जुर्म में कारोबार से अलग किया। कोड़ी कोड़ी को मोहताज किया और ख़त्म कर दिया। इस राज पर बरसों पर्दा पड़ा रहा और जब पर्दा उठने का खतरा लाक हुआ तो उन्होंने मुझे खरीदना चाहा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में मुझसे सिर्फ इतना चाहा कि मैं खामोश रहूं और जो हुआ उसे भूल जाऊं। उसके बाद तबाही व बर्बादी, कत्लो गारतगरी और खून रेजी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी था, क्योंकि मैंने उनकी लगाई हुई बोली मुस्तरद कर दी थी। जो समझते थे कि दौलत लेकर मैं सब फरामोश कर दूंगा। वजीर खान को, उससे अपने रिश्ते को, उस रिश्ते की आबरू को, वजीर खान के बेगुनाह खून की पुकार को मुस्तकबिल की खुशी के लिए मादी के गम में बेच दूं और खौफजदाओं के इंतकाल के ख्याल से तायब हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और अफशाए राज के खौफ ने दोस्त बनकर वजीर खान से दुश्मनी करने वालों की नींदें भी हराम कर दी थी। लंदन से आने के बाद जो कुछ मैंने देखा था और सुना था, उसके बाद मेरे जहन में सबसे पहले यही सवाल आया था कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा सवाल ये था कि ऐसा किसने किया। अभी तक मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला था, लेकिन इस बॉक्स या इस क्रेट का खुलना मेरे पहले सवाल के जवाब की बुनियाद बन सकता था। पर्दा मेरी आंखों पर से उठने वाला था कि वो माल क्या है जो ऐसे पूरी इसरार और पेचीदा तरीके से मीर वजीर एंड कंपनी से कराची पहुंचता है और लाखों के मुनाफे का जामन है। ट्रक ड्राइवर के बयान के मुताबिक एक फेरे में 10 लाख का मुनाफा था जो उसने सेठ करीम के साथ 50-50 कर लिया था। जरिए आलात और पुर्जे सोने के बने हुए नहीं थे। एक ट्रक का माल इतना महंगा फरोख्त हो और इतना मुनाफा दे। तख्ता अड़ते मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर आखिर मुझे मालूम होने वाला था कि चौधरी दिलावर एंड कंपनी का असल धंधा क्या था। एक बार यही मालूम करने के लिए मैं सर से कफर बांध के फैक्ट्री में जा घुसा था, लेकिन वहां 6 बदमाशों ने 4 मैन बनकर मुझे लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया था।
एक फोरमैन रांझा था जो इस राज की हिफाजत में नाअहली का मुजाहरा करने पर जिंदा जला दिया गया था। दूसरा फोरमैन रहमत कबाड़ी था जिसकी बेइज्जत हरकत लाश आदमी की जिंदगी के हर यकीन का, हर दावे और फतेह के हर गुरूर के लिए तस्वीर इबरत बनी हुई थी। बाकी 4 कौन थे और उनके लिए कातिब तकरीर ने क्या लिखा था ये कोई वक्त से पहले कैसे जान सकता था। मोहसिन ने क्रेट के अंदर जमी हुई घास हटाई। उसके नीचे एक गत्ता था। आखिरी तय सेलोफैन शीट की थी जो दर हकीकत सेलोफैन की हर तरफ से बंद थैली थी। बारिश का पानी क्रेट के अंदर पहुंच सकता था लेकिन सेलोफैन की थैली में बंद माल को खराब नहीं कर सकता था। मोहसिन ने सेलोफैन को दांतों से काटा और उसका एक मुंह खोला। एक लम्हे के लिए हम दोनों अपनी अपनी जगह मुंजमद हो गए। हम दोनों की नजर माल पर जम गई। हम गिरदो पेश से इतने बेखबर थे कि अगर ड्राइवर चाहता तो हमारी गफलत के इस लम्हे से फायदा उठा के हम पर हमला कर सकता था। वही सरिया हमारे सर पर मार सकता था जो मोहसिन के हाथ से नीचे गिर गया था। वह हैरत से हमारी सूरतों को देखता रहा। हमारे साथ धोखा किया गया मोहसिन। मैंने मायूसी के साथ इस हौसला शिकन वक्फे को खत्म किया जिसमें मेरी तवक्कुआत खाक में मिल गई थी। क्रेट के अंदर मुझे नट बोल्ट भरे हुए नजर आ रहे थे सिर्फ इसलिए कि वक्त कम था। मोहसिन ने उम्मीद अफजा लहजे में कहा, हमने सोचे समझे बगैर एक क्रेट उठा लिया था। हमको देखने में सब एक जैसे लगे थे लेकिन इन सब में नट बोल्ट नहीं थे। मैंने कहा, शायद ऊपर वाले सब क्रेट ऐसे थे कि जरूरत पड़ने पर खोल के दिखाए जा सकते थे। हाँ, असल माल नीचे था, मोहसिन बोला, या माल के चंद ही क्रेट थे, हम खोल कर कैसे देखते। ये भी तो हो सकता है, मोहसिन मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा कि नट बोल्ट ऊपर ही हो, नीचे जरा देख। मोहसिन ने थैली को खींचकर बाहर निकालना चाहा लेकिन प्लास्टिक की थैली वजन से फट गई। मोहसिन ने क्रेट उलट दिया। एक बार फिर हमें मायूसी हुई। इसमें एक ही साइज के नट बोल्ट थे। शुक्र है तेरा बेरे मौला। फकीर ने सदा लगाई और हमने पलट कर देखा तो वो अंगड़ाई लेकर उठ बैठा था लेकिन हमारी तरफ बिल्कुल मुतवज्जो ना था। अपनी मायूसी की कैफियत में मोहसिन को और मुझे ये बात यूं लगी जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहा हो। किस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो, मोहसिन ने झुंझला के कहा। बड़ा करम है बेरे रब का, वो रहमत कबाड़ी को देख के बोला। सोए तो दोनों एक साथ थे, उठना सिर्फ मुझे नसीब हुआ। उसने चिमटा और कशकोल उठाया। जान और माल दोनों को बचाने वाला वो ही है। वो तो ठीक है, मैंने उठते हुए कहा, लेकिन सवारी कहाँ चली। सवेरा हो गया है बाबा, पंचमी दाना दुनका चुगने निकल गए, वो बोला। फकीर का भी वक्त हो गया है, अभी आप तशरीफ रखें। मैंने रिवाल्वर से इशारा किया। हमसे पहले आप नहीं जा सकते। अरे बाबा, पेट खाने को मांगता है। फकीर फर्श पर बैठ गया। आंते कुल हु अल्लाह पढ़ रही हैं। फिक्र मत करो, एक दिन के फाके से इन्ना लिल्लाह पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। मैंने कहा, अभी यही मन्नो सलवा उतरेगा, सब्र का फल। अरे बाबा, सब्र का फल नहीं, रोजी का सवाल है, वो जिल्ला के बोला और फिर खड़ा हो गया। यार मोहसिन, मैंने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका जरे जमानत जब्त कर ले। मुंह इधर करो साईं बादशाह, और कंधा पकड़ के उसे घुमा दिया। मोहसिन ने उसकी मुजाहमत के बावजूद जेब में खाद डाल के उसका तमाम सरमाया निकाल लिया। फिर उसे धक्का दिया तो वो कोने में जा गिरा। उसका चिमटा और कशकोल उससे पहले ही गिर गए। अरे जालिमों, कातिलों, फकीर की बद्दुआ मत लो। वो अपनी कुबा से नाक साफ करके फुस फुस रोने लगा। मेरा माल खाओगे तो बुरी मौत मरोगे, हजम नहीं होगा तुम्हें। आराम से बैठे रहोगे तो बाल वापस मिल जाएगा। मैंने कहा, वरना माल क्या, हम तुम्हें भी खा जाएंगे और हजम भी कर लेंगे। फिर मैं मोहसिन से मुखातिब हुआ। मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ और नाश्ते के लिए कुछ लेकर आता हूँ। इस गाड़ी से फौरन निजात हासिल करनी जरूरी है, मोहसिन ने फ्रेंच में फरमाया, जो मैं और वो गुजारे की हद तक जानते थे। उसके मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट जरूर लिखवाई होगी। मैं बाहर निकला तो सूरज भी निकल रहा था। मेरे पास तकरीबन 28,000 रुपए नकद थे। 20,000 मैंने रिश्वत ली थी, 5,000 नकद राबिया ने दिए थे और 3,000 उस वर्दी के साथ आए थे। इसके अलावा मेरे पास एक चेक था जिसके एदाद गैर अहम थे। इनसे कहीं ज्यादा बेशकीमत खुलूस, मोहब्बत और एतमाद का वो जज्बा था जिस कागज के पुर्जे में भी खुशबू बन के समा गया था। एक बार फिर मुझे थर्मस की जरूरत का एहसास हुआ। मैंने मॉडल टाउन के बाजार का रुख किया। एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हुए मैंने तय किया कि अब मुझे पुलिस की वर्दी में फिरने और कारें छीनने की मजीद वारदात करने की जरूरत नहीं। खतरात जितने कम हो उतना ही अच्छा है। नकद रकम इतनी थी कि हम एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सकते थे जो हमें कराची पहुंचा दे। रजिस्ट्रेशन तो उसकी पहले से होगी। ट्रांसफर के लिए फर्दी नाम इस्तेमाल करने से हम महफूज हो जाते, बशर्ते कि हम इसी नाम से ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लें। मैंने 4 अंडों का ऑमलेट बनवाया, एक पूरी डबल रोटी के स्लाइस कटवा के मक्खन लगवाया, थर्मास में चाय भरवाई और इंतहाई मशकूक नजरों से देखने वाले मैनेजर को घूरता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मेरी समझ में ना आया कि किसी रेस्टोरेंट का मैनेजर इतना बहादुर कैसे हो सकता है कि एक बावर्दी पुलिस इंस्पेक्टर को इश्तियाल दिलाए, और वो भी किसी वजह के बगैर। मैंने तो बिल भी पूरा अदा किया। जब मैं कार स्टार्ट कर रहा था तो वो टेलीफोन का रिसीवर उठा चुका था और गर्दन आगे बढ़ा के कार का नंबर नोट करने की कोशिश कर रहा था। मेरा माथा ठिनका, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ वाली बात थी।
वापसी के बजाय मैंने कार को सीधा दौड़ाया और चंद मिनट में कई मोड़ काटने के बाद रेस्टोरेंट से कई मील दूर ले गया। रेस्टोरेंट मैनेजर के रवैये ने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया था। वतन की एक सड़क पर मैंने कार को रोका ही था कि एक अखबार वाला मेरे सामने आ गया। अखबार साहब, उसने खिड़की के करीब आकर कहा। मैंने उसे 1 रुपया दिया और अखबार खरीद लिया। मेरा इरादा था कि गाड़ी को यहीं छोड़ दूं, रिक्शा या टैक्सी लेकर वापस जाऊं। थोड़ा सा दम लेने के लिए मैंने अखबार खोला और सुर्खियों पर नजर दौड़ाई, लेकिन सफा पलटते ही मेरी नजरों के सामने बर्क सी कूदी और पल भर के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुकामी खबरों वाले सफे पर मेरी तस्वीर मुस्कुरा रही थी, वही तस्वीर जो मेरे पासपोर्ट पर भी मौजूद थी। तस्वीर के ऊपर लिखा था मतलूब है और नीचे तफसीलात में ये था कि ये शख्स जो सिकंदर बख्त वल वजीर खान है और कबीर भी कहलाता है, पुलिस को कत्ल और राहदानी की मुतअद्दद वारदातों में मतलूब है। इसके खिलाफ रावलपिंडी लाहौर में दोहरे कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं और अदालत इसे मफरूर करार दे चुकी है। उसने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी और रिवाल्वर से फायदा उठाते हुए राह चलते लोगों को रोककर कम से कम 2 कारें छीनी हैं। इसकी गिरफ्तारी या निशानदेही करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इश्तिहार पुलिस की तरफ से था, लेकिन मुझे शक हुआ कि इसमें अगरचे चौधरी दिलावर एंड कंपनी का हाथ नहीं तो ऐन मुमकिन है ये अंकल रिजवी की कोशिश का नतीजा हो। फर्ज शनासी में वो पहले से बहुत नेक नाम थे, लेकिन अब मैं उनकी बदनामी का बायस हो रहा था। अंकल रिजवी अब सफेद दुश्मना में शामिल हो चुके थे और मुझ पर उनकी शफकत का साया नहीं रहा था। मालूम नहीं ये तस्वीर कितने अखबारों में छपी थी और अब तक कहां कहां पहुंच चुकी थी। सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो गई। एक रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे यकीनन शिनाख्त कर लिया था। अब तक उसने पुलिस को फोन कर दिया होगा और ये बता दिया होगा कि मुल्जिम फलाम मॉडल की सफेद कोर्टीना में कहां देखा गया है और किधर गया है। शायद उसने कार का नंबर भी लिखवा दिया होगा। फौरी तौर पर मुझे बहुत से लोगों का ख्याल आया, राबिया का, शैला का, अंकल शेरवानी का और फौजिया का, उस्ताद डैडी का और मेरे दूसरे वकील अब्दुल वदूद मंदिर का। वो सब क्या सोचेंगे और किस तरह मेरी मदद करेंगे। अचानक वो सब जो कल तक मेरी तरफ थे चौधरी दिलावर एंड कंपनी में शामिल हो गए थे और पुलिस उनके साथ हो गई थी। 3 ताकतवर दुश्मन एक हो गए थे और मैं अकेला रह गया था। 2 शिकारी वाकई ताकतवर थे, यानी पुलिस और दिलावर एंड कंपनी। तीसरा फरीक इसलिए ताकतवर था कि उनके मुकाबिल मेरी जज्बाती कमजोरी थी, वो खुद मेरी कमजोरी थे। वो सब जानते थे कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन उनका यकीन कोई कानून दलील नहीं था। यह फैसला तो अदालत को करना था और वो मजबूर थे कि मुझे अदालत से बाइज्जत तौर पर जिंदा रहने का हक दिलवाएं। दूसरी तरफ मेरी अमली दुश्वारियां, जिनकी वजह से मैं इंसाफ हासिल करने का मुरवजा तरीका इख्तियार नहीं कर सकता था। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे और दुनिया के नुक्ते नजर के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। इंसाफ हासिल करने की जिद्दोजहद में मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी में इजाफा हो रहा था। मैंने बड़ी उजलत से गाड़ी स्टार्ट की और वापसी की राह इख्तियार की। पहली वेरान सड़क पर आते ही मैंने कार को एक दीवार के साथ रोका और रुमाल से अंदर बाहर वो जगह साफ कर दी जहां मेरे फिंगरप्रिंट मिलने का इम्कान था। अब अपनी वर्दी से निजात हासिल करना भी उतना जरूरी था, लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे और मैं बाजार जाते हुए डरता था। अभी मैं कुछ तय नहीं कर पाया था कि मैंने अपने सामने से साइकिल पर एक पोस्टमैन को आते देखा। उसे 9 बजे डाक खाने ड्यूटी पर पहुंचना होगा। मैंने सोचा इस गरीब ने अभी अखबार कहाँ देखा होगा। इस मुल्क में तो अखबार खरीद कर पढ़ना भी वो अय्याशी है जिसका शौक सबको नहीं होता, ख्वाह उनके पास फुर्सत, तालीम और पैसा सब कुछ हो। मैं इत्मीनान से बाहर निकला और पोस्टमैन को इशारे से करीब बुलाया। वो सरासीमा नजर आने लगा और करीब आने से पहले ही साइकिल से उतर गया। जब वो साइकिल को स्टैंड पर खड़ी कर रहा था तो मैंने मौके से फायदा उठाया, उसकी आवाज तक ना निकल सकी और मैंने उसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। 5 मिनट में उसकी वर्दी मेरे जिस्म पर थी और खाने पीने का सब सामान पुलिस की वर्दी समेत डाक के थैले में समा गया था। खाकी वर्दी खासी बोसीदा थी। चुनाचे जब मैं कार के दरवाजे बंद करके और चाबी वहीं छोड़ के साइकिल पर पैडल मारता रवाना हुआ तो मेरी ज़हनी कैफियत बहुत अजीब थी। मैंने शायद बचपन में साइकिल चलाई थी, अब इस पर सवारी करना बहुत मुज़ीका खेज लगा। यह ख्याल भी अजीब था कि इस वक्त मुझे देखने वाले क्या समझते होंगे। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते मैं कौन हूँ। इंग्लैंड से आला तालीम पा के लौटने वाला एक सनतकार, एक प्रिंस या दुनिया के नुक्ते नजर से जाली पुलिस इंस्पेक्टर, दोहरे कत्ल की वारदातों में मतरूब एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम। कोई कैसे सोच सकता है कि डाके के इस फरसूदा बैग में इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी नहीं, एक रिवाल्वर भी है और 28,000 नकद भी हैं। पोस्टमैन की डाक और नकद रकम मैंने उसके पास कार में ही रख दिए। एक जगह मुझे पब्लिक टेलीफोन का साइन बोर्ड नजर आया। दुकान एक पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर थी, लेकिन अंदर स्टोर पर एक बच्चा बैठा था। अकबीर से में एक दरवाजा था। मैं अब्बा को अंदर से बुलाता हूँ। वो मुझे गाहक समझ के बोला, नाश्ता कर रहे हैं वो? नहीं बेटा, रहने दो। मैंने कहा मुझे सिर्फ फोन करना था, 1 रुपया होगा। बच्चे ने बड़ी मताने से कहा और रुपया एक संदूकची में डाल दिया। इस शरह पर वो बिल अदा करके भी कुछ न कुछ यकीनन बचा लिए होंगे। मैंने दिलावर के घर का नंबर मिलाया। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा
मैं रांझा फोरमैन बोल रहा हूँ जनाब आली। अच्छा, दिलावर ने खासी देर बाद कहा, कहाँ से? आलम अरवा से जनाब आली। मैंने कहा, बच्चा आलम अरवा का मतलब बिल्कुल नहीं समझा। कोई पैगाम है अपने डिसिल्वा साहब के लिए? कोई पैगाम है अपने डिसिल्वा साहब के लिए? मेरे साथ ही हैं जहन्नुम में, आप कब तशरीफ ला रहे हैं? देखो सिकंदर, दिलावर की आवाज आई, हम अब भी बात कर सकते हैं। जितना नुकसान हो चुका सो हो चुका, लेकिन आइंदा जो कुछ होगा उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तुमने अखबार देखा है आज का? देखा है, मैंने कहा, और इससे मुझे खासी मुफीद मालूमात हासिल हुई। कल क्या होगा ये इल्म में गैब के बगैर कोई नहीं जान सकता, जो खुदा ने ना तुम्हें दिया है और ना मुझे। इसलिए आज की बात करो। आज एक चीज भेज रहा हूं मैं तुम्हारे नाम। क्या चीज है? दिलावर ने पुरतशवीश लहजे में कहा। एक खुशखबरी है, मैंने कहा, और एक तोहफा भी है। डरो नहीं, कोई हलाकत खेज चीज नहीं है। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं कि तुमको जहन्नुम रसीद कर दूं। तुम्हारा ख्याल होगा कि वो इश्तिहार मैंने लगवाया है, वो बोला। ख्याल तो आया था मुझे, लेकिन ख्याल मुझे रिजवी साहब का भी आया। मैंने कहा, रावलपिंडी की पुलिस ने लाहौर पुलिस से राब्ता किया था और उनके पास तुम्हारी तस्वीर थी, जो तुमने किसी तरह उनको फराम कर दी थी। मैंने कहा, मेरा मतलब है तुम्हारे किसी आदमी ने इसकी जरूरत पेश नहीं, वो बोला। हमने फोन पर बता दिया कि मफरूर मुल्जिम कहाँ मिल सकता है। तस्वीर तुम्हारे अंकल ने दिखा दी और उन्होंने शनाख्त कर ली। मैंने रिसीवर रख दिया। मुझे शुबा हो गया था कि दिलावर बात को तूल देना चाहता है और उसका मकसद सिर्फ एक ही हो सकता था। उसके घर में 2 फोन थे। उसने बीवी से कह दिया होगा कि वो दूसरे फोन पर पुलिस को बता दे कि मुल्जिम सिकंदर फोन पर बात कर रहा है और वो ऑपरेटर से मालूम कर ले कि फोन कहाँ से किया गया है। ऐसी जल्दी की तवक्को ना मुझे पुलिस से थी और ना अपने टेलीफोन के महकमे वालों से, लेकिन मौजूदा हालात में खतरे के 1% इम्कानात से भी दूर रहना बेहतर था। वही फासला जो मैंने कार में आसानी से 20 मिनट में तय कर लिया था, साइकिल पर 1 घंटे में तय हुआ। साइकिल को मैंने उस घर से काफी दूर छोड़ा और डाकियों की तरह थैला लटकाए पैदल घर तक गया। इस वक्त तक 9 बज चुके थे और धूप में तमाज़त इतनी आ गई थी कि मैं पसीने में शराबूर था। अंदर पहुंचने के बाद मैंने मोहसिन को चौंक कर रिवाल्वर उठाते देखा। मियां खान साहब, मैंने फरियाद की, जरा ये मुखड़ा तो देख लो गोली मारने से पहले। हम सिकंदरी आजम है। अच्छा किया पहले बता दिया, वरना हम खान लोग गोली पहले मारते हैं, सवाल बाद में करते हैं। मोहसिन खान ने कहा। या मेरे मौला, फकीर ने आवाज लगाई कि सजा में डाल दिया फकीर को। धंधा गया, माल गया, जान जाएगी। गोली से ना मारा इन जालिमों ने तो भूख से मार देंगे। मैंने कुछ कहे बगैर अखबार मोहसिन के हवाले किया और नाश्ते को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा ट्रक ड्राइवर को और दूसरा मोहसिन को देने के बाद मैंने बाकी स्लाइस और आमलेट फकीर के हवाले किया तो उसकी शक्ल रोने वाली होगी। अरे जालमो, इतना इंतजार कराने के बाद 2 पराठे और 1 पाव खलवा भी नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के बच्चे। मैंने उसके एक उल्टा हाथ मारा। खुदा का शुक्र अदा नहीं करता कि ये भी मिल गया। उसकी आवाज बंद हो गई। बाकी नाश्ता उसने खामोशी से ट्रक ड्राइवर के साथ किया। चाय सबको बारी बारी इसी बगनुमा प्याले में मिली जो थर्मस कवर था। ये तो मामला बहुत बिगड़ गया है, मोहसिन ने अखबार रख कर कहा और आवाज कम रखी। अब क्या होगा? अब आगे मैं अकेला जाऊंगा, मैंने कहा। मैंने अपना हुरिया बदल दिया है, तू वापस जाएगा। मैं इन हालात में तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, मोहसिन ने कती लहजे में कहा। गुफ्तगू फ्रेंच में फरमाइए, पहले मेरी बात सुन ले, मैंने कहा। राबिया औरत है, वो जब दिल चाहे अकेली घर से नहीं निकल सकती। तू मेरे और राबिया के दरमियान राब्ते का काम कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी वकील है और मैं उसका मुवक्किल हूँ। हमें बाइमी सलाह मशवरे की हमेशा जरूरत पड़ेगी। हम टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते और मैंने कोई यार का रुख भी किया तो शिकारी मुझे सोए दार ले जाएंगे। वक्त और मुकाम तय हो जाने के बाद बिछड़े हुओं को मिलाना तेरी कोशिश पर मुनसर है, इसका स्वाब तुझे मुफ्त में मिलेगा। मैंने यह तय किया है कि इस ट्रक ड्राइवर के साथ कराची जाऊं और कार में जाऊं जिसे ये ड्राइव करे। कोई और गाड़ी छीन ली है क्या? मोहसिन ने कहा। अखबार देखने के बाद नहीं, अब तू शहर जा, मैंने कहा। कोई अच्छी सी पुरानी गाड़ी खरीद, 20-22 हजार तक अच्छी गाड़ी मिल जानी चाहिए। मुझे एक सूट केस चाहिए और कुछ कपड़े। इस तस्वीर की इशात के बाद तू हर लिबास में पहचाना जाएगा, मोहसिन बोला। बाहर फिरने के लिए मेरे पास 3 ड्रेस होंगे, मैंने कहा। एक थानेदार का, एक डाकिये का, एक फकीर का। और इन तीनों में से कार का मालिक कौन होगा? मोहसिन ने कहा। कार किसी फर्दी नाम से आज ही ट्रांसफर भी करानी है, मैंने कहा। ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होगा। तू इस ट्रक ड्राइवर पर बहुत एतमाद करता है, मोहसिन ने कहा। वो किसी भी वक्त इस पोजीशन में नहीं होगा कि मुझे धोखा दे सके, मैंने कहा। बीवी बच्चों वाला आदमी है और जिंदा रहना चाहता है, मरना पसंद नहीं करेगा। शोरूम 10 बजे खुल जाते हैं। 150 रुपए खर्च करके तू 1 घंटे में ट्रांसफर वगैरह की कार्रवाई मुकम्मल कर सकता है। बाकी शॉपिंग मुकम्मल करके 12 बजे तक लौटा। शाम तक और भी बहुत से काम है, जिसके बाद मुझे कराची जाना है और तुझे राबिया के पास। वो औरत पहले है, वकील बाद में। उसी किसी किस्म की जज्बाती हमाकत ना करने देना और यकीन दिलाना कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत जल्द वापस आऊंगा। वो पूछेगी नहीं कि कल से कहाँ थे, मोहसिन ने कहा। और अंकल को क्या जवाब दूंगा मैं?
अंकल से कुछ भी कह देना, नाराज तो वो बहरहाल होंगे। मैंने कहा राबिया से कहना कि मंजिल से मशवरा करे और मेरे खिलाफ पिंडी वाले मुकदमात की पैरवी करे। वो खुद यहाँ पिंडी में उसका कोई दोस्त, कहना सिर्फ ये है कि पुलिस की कहानी झूठी है। सिकंदर वक्त अगवा हुआ था और उसके बाद से अब तक लापता है। अगवा की रिपोर्ट लिखवा दी गई लेकिन पुलिस इसे बरामद नहीं कर सकी तो उसके खिलाफ ये झूठा चक्कर चला दिया है अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए। लेकिन तेरी अदम मौजूदगी में मुकदमा खारिज तो नहीं हो सकता। मोहसिन बोला हाँ, हाजिर तो मुझे ही होना पड़ेगा कभी ना कभी। मैंने कहा लेकिन इस अरसे में मंजिर कार्रवाई जारी रख सकता है, गवाह वगैरह पेश कर सकता है। जिस दिन ये वाकया पेश आया मैं लाहौर में था या रावलपिंडी में था, इस बात का पुलिस के पास क्या सबूत है? असल बात यह है कि वह अगवा किया गया था और उसके चश्मदीद गवाह बने। बाकी वो शख्स खुद बता सकता है कि अगवा करने वाले कौन थे और उसे कहाँ ले गए थे। इस अरसे में कराची से मेरा रजिस्टर्ड लेटर मौसूल होगा अंकल रिजवी के नाम। उस पर मोहर और तारीख बहुत वाज़ेह होगी। मैं एक दर्दनाक कहानी बयान करूंगा कि अगवा के बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांध के मुझे नामालूम मुकाम पर रखा गया। मुझे गाड़ी में डाल के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया गया, लेकिन मैं किसी शहर का नाम बताने से कासिर हूँ क्योंकि उमूमन मेरा कैद खाना मुज़ाफ़ात में होता था और मैं कमरे से नहीं निकल सकता था। मुझे बहुत अजियत दी गई और मजबूर किया गया कि मैं अपने वकीलों की मार्फत हक के विरासत से दस्तबरदारी कबूल कर लूँ तो उन्हें बुलाया जा सकता है या मुझे उनके पास ले जाया जा सकता है, वरना मैं 7 साल तक कैद रहूंगा। 7 साल बाद अदालत में MWD का मौजूदा मालिक दरख्वास्त पेश करेगा कि मेरे पार्टनर का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाए क्योंकि इसकी मुसलसल अदम मौजूदगी संगीन कानूनी मसाइल पैदा कर रही है। मैं ये भी लिखूंगा कि मैंने जुल्म जबर के सामने सर झुकाने की बजाय जान देने का तैयार कर रखा है, इसलिए मैं अगवा करने वालों की कोई शर्त तस्लीम नहीं करूंगा। मुमकिन है 7 साल में मुझे उनकी कैद से छुटकारा हासिल करने का कोई मौका मिल जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे ये खत पहुंचाने का मौका मिल गया है। मेरा ये दस्तखत शुदा बयान अदालत में भी पेश किया जा सकता है और अखबारात को भी जारी किया जा सकता है। शामत पुलिस की आ जाएगी और केस बहुत कमजोर पड़ जाएगा। एक उम्मीदवार भी है, शायद मेरी तस्वीर अखबार में देकर एक औरत गवाही देने अदालत पहुंच जाए। उस मकतूल नर्स रूबी की माँ, वो पहले ही बीमार है और लबे गोर थी। रूबी की मौत के बाद पुलिस ने उससे कोई बयान नहीं लिया, ये मैंने अखबार में देख लिया था। रूबी की माँ कहीं असगर माल रोड के करीब ही रहती थी और उसका नाम शीबा है। उसने मुझे नहीं देखा लेकिन वो सब कुछ जानती है कि रूबी को कत्ल करने वाला कौन हो सकता है क्योंकि रूबी की लाश पीटर की लाश के साथ मिली थी। वो दोनों मुहब्बत करते थे और रूबी की माँ को इसका इल्म था। वो अदालत में हाजिर होकर बयान दे सकती है कि रूबी और पीटर का कातिल इनायत मसीह है और ये भी बता सकती है कि रकाबत में इनायत मसीह ने उसे कितनी अजियत दी। पीटर हाई स्कूल में टीचर था और उसका बाप डस्का जिला सियालकोट में पादरी है। मुमकिन है वो भी जानता हो कि पीटर किसके लिए मारा गया और उसे मारने वाला कौन हो सकता है। एक मुअज़्ज़ज़ पादरी की गवाही बहुत अहम होगी। रूबी की माँ का पता ना मिले तो पिंडी के RA बाजार में एक डॉक्टर से रब्ता कायम करना। उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर राबिया के पास है क्योंकि उसके घर से मैंने राबिया को फ़ोन किया था और राबिया से कहा था कि मुझे फ़ोन करे। उस डॉक्टर की माँ रूबी की माँ को जानती है, शायद उसे भी कुछ इल्म हो। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। मोहसिन ने ताइद में सारी लाया, एक नोटबुक निकाल के उसने कुछ बातें नोट की। तू खत में लिखेगा नहीं कि अगवा कुंदा कौन है, तू उनको पहचानता है या नहीं। लिखने को मैं दिलावर का नाम भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं। वो साबित कर देगा कि ये झूठ है। मैं रहमत कबाड़ी का नाम लिखवाऊंगा, बाकी के मुतल्लक कहूंगा कि मैं नहीं जानता। अब जब तू गाड़ी खरीद कर लौटेगा एक कैमरा भी लेते आना, मैं रहमत की आखिरी तस्वीर भी उतार लूंगा, इस तरह के चेहरा साफ आए। यह तस्वीर में खत के साथ अरसाल करूंगा। मालूम ये होगा कि ये पुरानी तस्वीर है और कहीं से फाड़ी गई है। इसे अदालत में पेश कर देना और किसी तरह उस लाश की बाजियाबी के केस से मिला देना। लाश मिलने का मुकदमा लाहौर में दर्ज होगा। कहीं ना कहीं तू ये सब राबिया को बताएगा और मंजिर को तो बाकी काम वो खुद कर लेंगे। अब तू जा और जितनी जल्दी हो सके लौट आ। मोहसिन के जाने के बाद फकीर ने फिर वावेला किया, अरे हमको भी जाने दे जालिम, किस जुर्म में कैद कर रखा है यहाँ। हमारा धंधा गारत कर दिया, खुदा तुझे गारत करे। हम दरवेश उल्लू के पुट थे, मैंने उसके एक जाम पर रसीद किया। मुफ्त खोरे खट्टा कट्टा मुश्तंडा होके भीख मांगता है, दरवेश कहता है खुद को, और जेब में 27,000 रुपए लिए फिरता है। बेवकूफ बनाता फिरता है कि रोटी खाने को पैसा नहीं। मेरे पास वक्त नहीं, वरना तुझे खरकारों के हाथ बेच देता और वो तुझे मेहनत करना सिखा देते। लेकिन अब तेरी आवाज निकली तो ये सब माले हराम जब्त कर लूंगा और तेरी नजरों के सामने जला के राख कर दूंगा। कत्ल करके लाश यहीं छोड़ जाऊंगा। फकीर की हालत अबतर हो गई। वो कोने में दुबक कर बैठ गया। उसने देख लिया था कि एक लात मार के मैं रहमत जैसे शख्स को कत्ल कर दिया है। मेरे जैसे कातिल से क्या बईद के दूसरी लात मार के उसे भी फना कर दूं। वो इतना खौफजदा था कि मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं रहा। फिर मैंने ट्रक ड्राइवर से बात की
और उसे अपने प्रोग्राम से आगाह किया। वो खामोशी से सुनता रहा। अंदाजा उसे भी हो गया था कि हमगामे माची और रहमत कबाड़ी के हरीफ हैं तो कमजोर कैसे हो सकते हैं। शेर का मुकाबला सवा शेर ही कर सकता है। वो मुझसे इत्तफाक ना करता तो क्या करता। उसके दुश्मन भी वही थे जो हमारे दुश्मन थे। चुनाचे हम मुत्तहिद हो सकते थे और ये इत्तेहाद उसके और उसके खानदान के लिए सलामती की थोड़ी बहुत जमानत जरूर फराहम कर सकता था।